सभी को गुड इवनिंग, स्वागत है सभी का। चलिए, तो जो लोग लाइव हैं शेयर कर दें फटाफट, तो क्लास शुरू की जाए। उम्मीद करता हूं सबको नोटिफिकेशन मिली होगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, नहीं हम तो बढ़िया हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बढ़िया होंगे। तो कल हम लोग बात कर रहे थे, जो शुरू करते हैं क्लास। चलो, कल हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे। एक्सरसाइज 1.2 था और लगभग खत्म होने वाला था। एक आध क्वेश्चन था, देख लेते हैं क्या बचा हुआ है, फिर आगे की बात करेंगे हम लोग। चलो भाई, जल्दी से आ जाओ। तब तक अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर दो। ये था, इसकी बात चल रही थी। किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो कोई, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। तो यहां पे जो है 8 तक हो गया था। 8 के आगे चलते हैं भाई। ठीक, चलो। 9वां क्वेश्चन रहा। कह रहा है कि मान लीजिए, चलो शुरू करते हैं, तैयार हो जाओ सब लोग। कह रहा है कि मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू कैपिटल के लिए fn इक्वल n+1/2 यदि n विषम है। n जब विषम है तो ये डिफिनेशन है फंक्शन की, और n जब सम है तो ये डिफिनेशन है फंक्शन की। द्वारा परिभाषित एक फलन f फ्रॉम n टू n है। बताइए कि क्या फलन f एकाएकी आच्छादी है। हमें चेक करना है 1 1 1 2 है कि नहीं है। 9 बता दो। हाँ, 9 की ही बात कर रहा हूं भाई, 9 पे ही चल रहे हैं। तो चलो चेक करते हैं। तो हमें फंक्शन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, f फ्रॉम n टू n, f फ्रॉम n टू n है, और फंक्शन दिया हुआ है fn इक्वल n+1/2 जब n क्या है, विषम है। क्या है भाई, विषम है। और n/2 जब n क्या है, सम है। क्लियर, जब n क्या है, सम है। तो वही वाली कंडीशन एकाएकी के लिए चेक करते हैं। 1 1 नहीं है, देखो पहले आंसर आया 1 1 नहीं है। चलो देखते हैं क्या आता है। मान लेते हैं एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए भाई, ठीक है। x1 x2 बिलोंग्स टू n, और मान लेते हैं दोनों क्या है, विषम है। ये x1 भी विषम है और x2 भी क्या है, विषम है। विषम वाली कंडीशन मान के चल रहे हैं, ये दोनों क्या है, विषम है, ये मान लेना। तो f(x1) बराबर f(x2) निकालो। ये दिया हुआ है जब विषम है, तो यहां पे रखेंगे क्योंकि n की कंडीशन में ये विषम है। एक बार और चेक कर लो, n+1/2 है। क्लियर है, चलो निकालो। तो यहां से क्या आ जाएगा, x1 + 1/2, और यहां से निकालोगे तो x2 + 1/2। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इनको। तो सॉल्व करोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। x1 + 1 बराबर x2 + 1, 1 और 1 कैंसिल, x1 बराबर x2। यानी कि जब दोनों विषम है तो फलन कैसा है, 1 1 है। ये कैसा है, 1 1 है। केस फर्स्ट है ये क्या है, केस फर्स्ट। ठीक, जब दोनों क्या है, विषम है। बोलो, दोनों विषम है तो क्या है, 1 1 है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। जब दोनों क्या हो,
x1 x2 बिलोंग्स टू n, और मान लेते हैं कि दोनों क्या है, सम है। ये केस सेकंड है आपका। केस कौन सा है, सेकंड। तो जब सम है तो f(x1) बराबर f(x2) लगा दो, और लगाओगे तो क्या होगा यहाँ पे x1/2, क्योंकि सम होने पे फंक्शन n/2 है। क्लियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x1/2 बराबर x2/2। तो 2 और 2 कैंसिल, यहां से क्या मिल जाएगा, x1 बराबर x2। तो इस कंडीशन में भी क्या है, 1 1 है। क्लियर। अब एक तीसरा केस मानते हैं, दोनों सम हो गए, दोनों विषम हो गए। अब एक तीसरा केस चेक कर लेते हैं। ठीक, x1 जो है मान लेते हैं कि बिलोंग कर रहा है n से, और ये विषम है। ये क्या है, विषम है। और x2 जो है बिलोंग कर रहा है n से, और ये सम है। एक सम है और एक क्या है, विषम है। ये भी तो हो सकता है। क्लियर। चेक करो। तो f(x1) बराबर f(x2) लगा दो। क्लियर। तो यहां लगाओगे तो x1 + 1/2, और यहां लगाओगे तो क्या आएगा, x2/2। इस पे विषम वाली डिफिनेशन, और इस पे क्या, सम वाली डिफिनेशन। अब यहां से 2 और 2 कैंसिल, x1 + 1 बराबर x2। तो x1 - x2 बराबर क्या होगा, 1। अब यहां पे ये था विषम, ये था सम, और सम और विषम का अंतर कभी 1 आ ही नहीं सकता। ठीक है। सम और, चेक करो कुछ गलत हो रहा है क्या, -1। अच्छा रुको, यहां कितना आएगा, -1। रुक जाओ, -1। क्लियर है। तो ये क्या है, विषम। इसको विषम माना, इसको क्या माना, सम माना। अब चेक करो, तो यहां से अगर सम और विषम का अंतर हम देख रहे हैं तो -1 आ रहा है। सही आ रहा है। इसको विषम माना, इसको सम माना। ठीक है। तो x1 + 1 बराबर x2 आ गया। यहां से x1 - x2 बराबर -1 आया। क्लियर। तो विषम और सम का अंतर जो है क्या आता है, विषम आता है। क्या आता है, विषम आता है भाई। तो इस कंडीशन में भी क्या है, 1 1 है, क्योंकि अब विषम जब आएगा, क्लियर है, -1। लेकिन -1 जो है, देखो एक कंडीशन और है कि जो हमारा फंक्शन है वो कहां से कहां तक है, f फ्रॉम n to n है। ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और है कि कोई बात नहीं, वाचिंग बहुत कम है, तो जो -1 आ रहा है वो इस n में होगा नहीं। ठीक है। तो अगर ये कंडीशन हम देखते हैं, ठीक, तो एक्चुअल में जो बात है यहाँ पे, अगर ये कंडीशन आप कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि अगर एक विषम हो गया, एक सम हो गया, तो -1 आ रहा है, देखो आप। ठीक है। अगर इसको पलट देते, इसको सम मान लेते, इसको विषम, तो शायद 1 आता। इसको बदल लेते तो क्या आता, 1 आता। क्लियर है। तो कभी है, कभी नहीं है। तो ये कंडीशन जो है आप कह सकते हो कि सेटिस्फाइड नहीं कर रही। क्लियर। तो या तो दोनों सम होगा, या तो दोनों क्या होगा, विषम होगा, और उस कंडीशन में फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। तीसरा वाला केस जो चेक कर रहे थे, यहाँ पे -1 आ रहा है, किसी में 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो आपको देखना ये है कि वो लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक। तो बात ये है कि ये जो कंडीशन है ये हमारे इसके डोमेन के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन जो पहला और दूसरा केस माना उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, 1 1 है। क्लियर। अब बात रही 1 2 की, आच्छादक की हम बात कर लेते हैं। तो आच्छादक की अगर बात करते हैं, आच्छादक के लिए ऐसा एक उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है। एक उदाहरण दिया हुआ है, आप वहां चेक कर सकते हो, देख करके उसको लगा सकते हो। क्लियर।
तो आच्छादक के लिए हम मान लेते हैं कि y जो है बिलोंग कर रहा है n में, ये कहाँ है, सह प्रांत, ठीक है। तो अगर y बिलोंग कर रहा है n में और मान लेते हैं y विषम है, y क्या है, विषम है, ठीक, तो y बराबर fx लिखते हो आप। तो अगर y विषम है, y विषम मान लो, क्लियर। तो y बराबर क्या लिखोगे, ठीक है, n+1/2 लिखोगे, क्योंकि विषम के लिए फंक्शन दिया हुआ है। तो यहां से n निकालोगे तो क्या आएगा, 2y-1, और 2y-1 क्या आएगा, अगर यहां से निकाल रहे हो तो 2y-1, y अगर विषम में 2 से गुणा किया सम हो गया और 1 घटा दिया तो क्या आया, विषम। ये क्या आ रहा है, n क्या आया, विषम आया। अगर y सम होता, y क्या होता, सम होता, y हमारा सम होता, तो यहां से y बराबर fx लिखते और यहां से y बराबर क्या लिखते, n/2। तो यहां से n बराबर क्या आता, 2y, ये क्या आता, सम आता, ठीक है। तो टेबल पे ये आता। अब यहां से विषम के लिए विषम आ रहा है और सम के लिए सम आ रहा है, यानी कि जो प्रांत में प्रत्येक y के लिए एक n उपस्थित है, उसी तरह से यहां भी प्रांत में प्रत्येक y के लिए एक पूर्व प्रतिबिंब क्या है, n उपस्थित है, इसलिए फलन क्या है, आच्छादक है। कैसा है, आच्छादक। देखो बात समझ में आ रही है, बोलो। हाँ बिल्कुल, अगर विषम है तो विषम मिल रहा है, सम है तो सम मिल रहा है, और दोनों प्रांत में उपस्थित है, इसलिए क्या है, फलन 1-1 और 1-2 दोनों है। बोलो क्लियर है। चले आगे, आगे चला जाए, अगर क्लियर है तो आगे चला जाए। हाँ बिल्कुल दोनों है। चलो आगे बढ़ते हैं, 10वां देखते हैं क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लीजिए कि a r-3 दिया हुआ है, b r-1 दिया है, fx ये दिया हुआ, द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम a टू b पर विचार कीजिए, क्या एकैकी तथा आच्छादक है, अपने उत्तर के औचित्य भी बतलाइए। बताओ लग जाएगा कि लगा दे, 10वां क्वेश्चन लग जाएगा कि लगा दिया जाए, जल्दी बताओ। चलिए अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो स्वागत है आपका। 10वां क्वेश्चन लगा दें कि लग जाएगा, लगा दें, चलो 10वां लगा देते हैं भाई। fx दिया हुआ है x-2/x-3, ठीक है। तो एकैकी के लिए f कहां से कहां तक है, a टू b, चलो यहां दिया हुआ है f फ्रॉम a टू b, तो a प्रांत है और b क्या है, सह प्रांत है, कोडोमेन है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो मान लेते हैं कि x1 x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है कहां, a में। तो fx1 बराबर fx2 करोगे आप, चलो लगाओ। तो यहाँ x1 रखोगे तो x1-2/x1-3 बराबर, यहाँ रखोगे तो x2-2/x2-3। सॉल्व करो इसको, इनटू करो, x1 x2 माइनस 3x1, -2 से इनटू करो 2x2 + 6 बराबर, इधर इनटू करो x1 x2, x1 का किया तो -2x1, -3 से किया तो 3x2 और +6, जो सेम है उसको कैंसिल आउट कर दो, ये और ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद से 3x2 को इस साइड कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा, 3x2 - 2x2 इक्वल, इधर बचा -2x1 और इनको उधर कर देते हैं तो +3x1। सॉल्व कर दो, यहां से मिल गया क्या, x2 बराबर क्या, x1। तो फंक्शन कैसा है, 1-1, फंक्शन कैसा है, 1-1 है। बताओ x1 बराबर x2 आ गया, क्लियर है।
चले आगे बात किया जाए किसके लिए। चलो अब ऑन टू की बात कर लेते हैं, आच्छादक की। आच्छादक के लिए तो y बिलोंग कर रहा है बी में, मान लेते हैं कहां बिलोंग कर रहा है, बी में, सहप्रांत में। तो y बराबर एफ एक्स होता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 गुणा करो, तो एक्स वाई माइनस 3y बराबर x माइनस 2। ठीक है, इस x को इधर कर देते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स बराबर इसको उधर कर दो 3y माइनस 2, एक्स कॉमन ले लो तो y माइनस 1 बराबर 3y माइनस 2। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। ये जो मिला तो आप कह सकते हो कि प्रत्येक y के लिए a में एक पूर्व प्रतिबिंब x उपस्थित है। प्रत्येक y के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब x उपस्थित है, और जब ऐसा है तो फलन कैसा है, आच्छादक है। देख लो, क्योंकि जो a है वो रियल नंबर में है और क्या है, चेक कर लो क्वेश्चन, ये दे रहा है r माइनस 3, तो r जो है बस क्या नहीं a y जो है यहां से देखो r माइनस 1 दिख रहा है, तो इसकी जगह पे बस ये आ रहा है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस 1 को छोड़ करके 1 नहीं रख सकते हो। क्लियर, y बराबर 1 हो तो कहां से होगा, वो तो पहले दे रखा है, यहाँ कंडीशन क्या दे रखा है, a और b, कि x जो है वो 3 नहीं हो सकता और y 1 नहीं हो सकता, तो क्यों होगा, तभी तो दिया है, बोलो। हाँ देखो 0/0 बन जाएगा, तो 0/0 बन जाएगा तो वहां डिफाइन नहीं होगा, और डिफाइन नहीं होगा तो इसीलिए तो उसने पहले ही लिख दिया है कि ये होना चाहिए, x यहां से 3 नहीं हो सकता और y यहां से 1 नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। चलो चले आगे, तो ये दोनों जो है आप लगा लेना, ये तो पहले भी मिला हुआ क्वेश्चन है। ठीक, और ये क्या है, 3x द्वारा परिभाषित फलन है, अब आप जानो क्या है। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से लगाना है, बहुत आसान है। तो आज जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है भाई, ठीक है 11 का बी, चलो आ गया, चलो अच्छी बात है आ गया। तो आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है, देखो ये 2 टॉपिक है लेकिन पढ़ना एक ही, ये पढ़ना है फलनों का संयोजन, और इसके बाद जो है व्युत्क्रमणी फलन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज हमें पढ़ना है क्या, फलनों का संयोजन। तो तैयार हो जाओ सब लोग, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, मिलता हूं। प्रतिलोम फलन इसके बाद चलेगा ना, अभी कहां चलेगा। हाँ कब खत्म होगा, पढ़ते रहो खत्म हो जाएगा। चलो तो शुरू करते हैं, हमें पढ़ना है क्या, फलनों का संयोजन। चलो तो शुरू करते हैं, फलनों का संयोजन होता क्या है पहले ये समझ लो, फिर लिख देंगे कि कैसे होता है। कैलकुलस और इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है
अच्छा चलिए, अगर यहाँ की बात कर रहे हैं तो वहां जब पहुंचेंगे तब पढ़ाएंगे, और बाकी अगर आप वन शॉट की बात कर रहे हो तो वहां तक मैंने पढ़ाया, आप रिवीजन कर सकते हो। अरे पानी चाहिए तो पी लो यार, उसमें अब यहाँ से पानी भेजेंगे तुम्हें। चलो, फलनों का संयोजन कंपोजिशन बोला जाता है ऑफ फंक्शंस, इनकी बात करनी है हमें। क्लियर? चलो, होता क्या है पहले ये समझ लो। अगर ये एक समुच्चय है, ये दूसरा है और ये तीसरा, मान लो ये सेट ए है, ये बी है और ये क्या है, ये बी है और ये सी। तो यहां एक एलिमेंट एक्स है और एक्स को आप भेज रहे हो कहां, एफ एक्स हो रहा है, यहां से यहां जो रिलेशन है वो एफ। क्लियर? और यहां से फिर ये जा रहा है तो ये जी एफ एक्स हो जा रहा है। ठीक है, यहां से ये जी, यानी कि x का जो है एक प्रतिबिंब fx है और fx का प्रतिबिंब क्या है, gfx। क्लियर है? तो आप इस x को डायरेक्ट यहां से कनेक्ट कर सकते हो और इसी को g ऑफ f लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? g ऑफ f लिखा जाता है। तो इसको जो है आप क्या कहते हो, फलनों का संयोजन। कहने का मतलब है कि आप समझ सकते हो एक चीज, कि अगर एक बस ए से बी पर जाती है और वही बस बी से सी जाती है, तो वो बस डायरेक्ट ए से सी भी जा सकती है। बात समझ में आ रही है? एक बस यहां से चली बी पर गई, बी से कहां गई, सी पर, तो वो बस डायरेक्ट भी सी पर जा सकती। क्लियर? तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, फलनों का संयोजन। कि अगर ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब कहां हो, बी में हो, और बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सी में हो, तो ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सी में होगा। आई बात समझ में? बहुत आसान। अच्छा, संबंधों का संयोजन नहीं बताया, चलो भाई बता देंगे, वो भी सेम इसी तरह से हो, बस वहां रिलेशन के लिए हम बात करते हैं और यहाँ क्या बात करते हैं, फंक्शन के लिए। तो फंक्शन में क्या होना चाहिए कि अगर इसका रिलेशन आप यहाँ दिखा रहे हो तो यहाँ कोई नहीं छूटना चाहिए, और ये भी अगर यहाँ जा रहा है फंक्शन है तो इसमें भी कोई नहीं छूटना चाहिए। लेकिन संबंध में तो छूट भी सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्लियर? तो इसी को हम क्या कहते हैं, फलनों का संयोजन। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो। तो अगर हम मान लेते हैं कि माना f फ्रॉम a टू b, f फ्रॉम a टू b है, तथा g फ्रॉम b टू c है। ठीक, दो फलन है। ठीक, क्या है, दो फलन है। तब आप कहोगे, तब a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब कहां उपस्थित हो, b में उपस्थित हो। b में, तथा b के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब C में उपस्थित हो। ठीक है, A का B में, B का C में। तो हम कह सकते हैं ऐसा है, तब A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब
सी में अवश्य उपस्थित होगा। अवश्य उपस्थित होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम फलनों का संयोजन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एफ और जी का अगर हम संयोजन देख रहे हैं तो उसको कैसे लिखेंगे? तो एफ व जी का संयोजन, ठीक, दो फलन है तो इसी को आप जी ऑफ एफ, ठीक है, क्या लिखते हो? जी ऑफ एफ लिखा जाता है। गॉफ भी पढ़ते हैं, फॉग भी पढ़ते हैं, दोनों होता है। क्लियर? तो अगर इधर से इधर गया, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, ठीक है, और यहां से फिर यहां गए, तो ये अगर एफ है, ये जी है, ठीक, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए से सी अगर जाओगे तो जी ऑफ एफ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? जी ऑफ एफ लिखा जाता है। यानी कि जी ऑफ एफ जो होगा फ्रॉम ए टू सी होगा। और अगर इसी को आप इधर से इधर जा रहे हो, एफ ऑफ जी जो होगा वो होगा सी टू ए होगा। बात समझ में आ रही है? ये दोनों चीज ध्यान रखना, ठीक है। लिखा उल्टा जाता है, काम सीधा किया जाता है। जी ऑफ एफ लिखा तो कहां से कहां? ए टू सी, जी इधर है जबकि और एफ इधर है। और अगर एफ ऑफ जी लिखा तो सी टू ए। क्लियर? अगर इधर से इधर को रिलेट करते हैं हम तो वहां क्या होता? एफ ऑफ जी। बोलो, आई बात समझ में? बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो अगर प्रॉब्लम नहीं है, क्लास अटेंड करना चाहते हो तो पढ़ो भाई, उसमें क्या है। इसको नोट कर लो। ये संयोजन मैंने बताया कि क्या होता है, मेन ये है, इसी को मैंने बस वहां एक्सप्लेन कर दिया। चलो, तो अगर मान लेते हैं कि ए कोई समुच्चय है 1 2 3, ठीक है, बी कोई सेट है 2 3 5, कुछ भी ले लो, और एक सी कोई सेट है 4 6 8, कुछ भी ले लो, ये। क्लियर? अब यहां से अगर हमें दे रहा है कि एफ एक्स जो है एफ ऑफ 1, मान लो कि एफ ऑफ 1 जो दिया हुआ है, ठीक, वो क्या है? 2 है। एफ ऑफ 2 जो दिया हुआ है वो 5 दे दिया, और एफ ऑफ 3 जो दिया हुआ है वो दे दिया 3। एफ ऑफ 3 कितना दे दिया? 3 दे दिया। क्लियर? अब फिर से यहां से ये जो दिख रहा है इसको वहां, तो जी ऑफ 2 आप कह सकते हो। यहां से अगर हम कह रहे हैं कि ए से बी का जो रिलेशन है एफ है, और यहां से यहां तक का जो रिलेशन है वो जी है, वो क्या है? जी है। तो अगर आप समझ में नहीं आया, चलो बताते हैं, देखो क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आएगा। सुनो, तो अगर मैं कह रहा हूं कि जी ऑफ 2 जो दिया हुआ है वो दे दिया है आपको क्या? 4 दिया हुआ है। जी ऑफ 3 जो दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है, और जी ऑफ 5 जो दिया हुआ है वो 6 दे दिया है। तो अगर हम निकालें यहां से जी ऑफ एफ, क्या निकालें? जी ऑफ एफ। क्लियर? तो देखो क्या आएगा, बना लो, ये 1 2 और ये 3, यहां से यहां तक एफ है, यहां से यहां तक क्या है? जी है। यहाँ 1 है 2 है 3 है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। तो बी में क्या क्या है? 2 है 3 है और 5 है। सी में क्या है? 4 है 6 है और 8। क्लियर? तो यहां से अगर हम देख रहे हैं तो 1 का रिलेशन किससे है? 2 से है। एफ ऑफ 1 क्या कह रहा है? 2, यानी कि 1 की इमेज क्या है? 2 है, ये इससे जुड़ा है। एफ ऑफ 2 कितना है? 5 है, ये इससे जुड़ा हुआ है। और एफ ऑफ 3 जो है वो 3 है, ये इससे जुड़ा हुआ है। क्लियर? अब आ जाओ, जी का अगर इमेज लगाते हैं तो जी ऑफ 2 हमें दिया हुआ है कितना? 4। जी ऑफ 2 कितना दिया हुआ है? 4, ये इससे जुड़ा है। ठीक है, अब जी ऑफ 3 कितना है? 8 है, ये इससे जुड़ा हुआ है। और जी ऑफ 5 कितना है? 6, ये इससे जुड़ा हुआ है। तो ये डायरेक्ट आप यहां जोड़ सकते हैं। एफ ऑफ 1 जो होगा वो अगर आप जी ऑफ
एफ की बात करते हो ये, तो जी ऑफ एफ जो होता है 1, इसको अगर आप निकालते हो तो क्या आएगा, जी ऑफ F1, और F1 की वैल्यू कितनी है 2, वहां रख दो तो क्या आ जाएगा जी ऑफ 2, और जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 4। तो देखो 1 को किससे जोड़ दिया, 4 से, डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो, 1 को किससे जोड़ सकते हो 4 से, तो 1 जुड़ गया किससे, सीधा सीधा 4 से। इस 3 को किससे जोड़ सकते हो 8 से, कहा जाएगा, ये जाएगा 8 को, ठीक। और ये 2 किससे जुड़ेगा, तो 2 जुड़ेगा 6 से, दिख रहा है, इसी को आप संयोजन कहते हो। जैसे मैंने ये निकाला, इसी तरह से सबको आप निकाल सकते हो। जी ऑफ एफ ऑफ 1 निकाला तो जी ऑफ F1, F1 की वैल्यू रखा 2 और जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 4, दिख रहा है, बताओ। हाँ बिल्कुल पार्टी होगी, पहले जो पूछ रहा हूं वो बताओ। कोई बात नहीं, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि तबीयत जल्दी सही हो जाएगी। फिर आप क्लास लीजिएगा। किसी को प्रॉब्लम है संयोजन में, नहीं आया, अच्छा ठीक, और बताओ। और किसी को प्रॉब्लम है तो मैं बताता हूं, फिर बताऊंगा अलग से। नहीं आया, ठीक है, एक लोगों को, और किसी को, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं आया, ठीक है सर, एक बार और, ठीक, आ गया, चलो एक लोगों को आ गया, अच्छी बात है। तो इसी को दोबारा देखो, चलो 1 2 3 कुछ भी ले लेते हैं, चलो यही ले लेते हैं। 1 2 3 है, 2 3 5 है, 4 6 8। तो ए दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, बी दिया हुआ है 2 3 5, और सी दिया हुआ है 4 6 8। अब मान लो हम कह रहे हैं कि एक फंक्शन f है a टू b है, और एक फंक्शन g है जो कि b टू c है, ठीक। और क्या है, हमें और डिटेल दे रखा है, f ऑफ 1 जो है वो 2 है, f ऑफ 2 जो है वो मान लो कि 5 है, और f ऑफ 3 जो दिया हुआ है इसका इमेज जो है वो 3 है। और इसी तरह से g के बारे में डिटेल दे रखा है कि g ऑफ 2 जो है वो 4 है, g ऑफ 3 जो है वो 8 है, और g ऑफ जो क्या कहते हैं 5 है वो क्या है 6, ठीक। ये डिटेल दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है कि g ऑफ f निकालिए, ये क्या है, ये क्वेश्चन था, सुनो, ठीक। तो हमने कहा कि ये फंक्शन a है, ये सॉरी समुच्चय b है, और ये समुच्चय c है, यहां से यहां तक f है, और यहां से यहां तक क्या है g है, तो यहां से यहां तक क्या होगा g ऑफ f, यही निकालना है कि डायरेक्ट रिलेशन क्या। तो यहां अगर x है तो यहां fx हुआ, और यहां गया तो g ऑफ fx हो गया, इसमें फिर से हमने g वाला अप्लाई कर दिया, ठीक। तो इसी चीज को अगर हम अप्लाई करते हैं तो देखो क्या आएगा, ध्यान से देखो सब लोग, चलो f ऑफ 1 ये दिया हुआ है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि g ऑफ, इसका रिलेशन आपको डायरेक्ट c में दिखाना है, यहां a से c जाना है, तो a से c यानी कि g ऑफ f जो होगा वो कहां से होगा a टू c होगा, a टू c जाना है, पहले ये बात समझो, क्लियर है। चलो तो क्या होगा, अगर a टू c जाना है तो हम कह रहे हैं कि g ऑफ f ऑफ 1 निकालो, तो ये क्या होता है, पहले इसको इसमें अप्लाई कर देते हो, फिर g को अप्लाई कर देते हो, ये ऐसे लिखा जाए, क्लियर। तो यहां से f1 की वैल्यू रख लो, f1 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो g ऑफ 2 आया, और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो g ऑफ 2 कितना है 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, क्लियर। चलो दूसरे पे आ जाओ, g ऑफ f ऑफ 2, तो इसको क्या लिखोगे g ऑफ f2, f2 की वैल्यू रखो, कितना दे रखा है 5, तो ये कितना हो जाएगा
5 और G5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो ये हो गया 6। चलो एक और निकालो, G ऑफ F ऑफ क्या दिया हुआ है 3, पहले वाले का, इसको लिखोगे G F ऑफ 3 और F3 की वैल्यू हमें दे रखा है 3, तो G3 और 3 की वैल्यू कितनी है जल्दी निकालो, G3 8, ये कितना है 8 है भाई। तो देखो 1 का रिलेशन किससे आया 4 से, 2 का रिलेशन किससे आया 6 से, 3 का रिलेशन किससे आया 8 से। तो ये सब हटा दे रहा हूं मैं और यहीं पे इसका डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखना, क्लियर। तो इसका डायग्राम अगर यहां मैं बना देता हूं, ये चीज हटा करके, तो F जो था A टू B था और G जो था वो B टू C था। तो हमने कहा कि G ऑफ F जो होगा वो A टू C होगा, यही निकालना, क्लियर। तो चलो बना लो, ये A है, ये B है, ये C। तो यहां से यहां तक क्या है F है, यहां से यहां तक क्या है G है, A B C। तो यहाँ क्या है 1 है 2 है 3 है, यहाँ क्या है 2 है 3 है 5 है, यहाँ क्या है 4 है 6 है 8 है। तो 1 का रिलेशन किससे आया था 2 से, 1 का रिलेशन किससे था 2 से, 2 का रिलेशन किससे था 5 से, और 3 का रिलेशन 3 से, ऐसा दिया हुआ था पहले से हमें। यहाँ पे 2 का रिलेशन जो था वो 4 से था, 3 का रिलेशन 8 से था और 5 का रिलेशन 6 से था। तो यहाँ पे अब देखो, अगर पहले वाले को सीधा सीधा हम जोड़ते हैं तीसरे वाले से, यानी कि G ऑफ F निकालते हैं, क्या निकालते हैं G ऑफ F A टू C निकालते हैं, तो क्या आएगा, ठीक है। तो 1 का रिलेशन किससे आया 4 से, तो 1 को सीधा सीधा किससे जोड़ सकते हैं 4 से। 2 का रिलेशन किससे आया 6 से, तो 2 को सीधा सीधा देखो ये गया 5 पे, 5 से कहां पहुंच गया 6 पे, तो 2 का रिलेशन 6 से। और 3 का रिलेशन किससे हो जाएगा, तो देखो 3 गया 3 पे और फिर किस पे गया 8 पे, तो ये हो गया 8 से। तो ये जो रेड वाली लाइन मैंने खींची है इसी को G ऑफ F बोलेंगे, क्या बोलेंगे G ऑफ F। बताओ अब किसी को समस्या हो तो बोलो, किसी को प्रॉब्लम है देख लो। जल्दी बताओ, अब क्लियर है। आ गया, लग जाएगा, क्लियर है। चलो तो अगर क्लियर है तो कुछ चीजें देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं और, चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है यदि यदि F फ्रॉम R टू R, F फ्रॉम R टू R तथा G फ्रॉम R टू R, ये भी कहां से कहां तक R से R में है, तो कह रहा है फलन क्रमशः fx बराबर cos x तथा gx बराबर 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है, तो g ऑफ f और f ऑफ g ज्ञात कीजिए, ठीक, क्लियर है। चल ये सॉल्व किया जाए,
चलो सॉल्व करते हैं इनको। कह रहा है कि f जो है r से r है और g भी r से r में है। तो fx जो दिया हुआ है cos x दिया हुआ है, तो अगर हम g ऑफ f निकाले पहले x, तो क्या होगा? g ऑफ f ऑफ x ऐसे लिखोगे, यही तो पढ़ा। fx की वैल्यू कितनी है? cos x रख लो, cos x। अब gx की परिभाषा लगा दो, जहां जहां x दिख रहा है वहां cos x लिख लो। तो gx दिया हुआ है 3, यहां रखोगे cos x का होल स्क्वायर, ये बराबर आ गया 3 cos स्क्वायर x। ये आ गया क्या? g ऑफ f। क्लियर? दूसरा f ऑफ g ऑफ x निकालो, तो इसको क्या लिखोगे? f ऑफ gx, और इसको क्या लिखोगे? gx की वैल्यू रख लो 3x स्क्वायर दिया हुआ है, और इसको क्या लिखोगे? तो x की जगह पे 3x स्क्वायर रख दो, तो cos 3x स्क्वायर ये आ गया। तो आप कह सकते हो कि g ऑफ f नॉट इक्वल टू f ऑफ g, दोनों बराबर नहीं है और ये दोनों का मान है। बहुत आसान होता है, अगर एक बार आप समझ गए तो बहुत ही आसान होता है। क्लियर? बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बताओ। एक भैया कोशिश करेंगे कि हर स्वरूप से भी क्वेश्चन बता दें आपको। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? चल, जब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, तो एक चीज और जान लो, तत्समक फलन क्या होता है? तत्समक फलन, ठीक, आइडेंटिटी फंक्शन आप बोलते हो, क्या होता है? तो अगर कोई समुच्चय ए है और खुद से खुद का रिलेशन हो, जैसे स्वतुल्य पढ़ा था। स्वतुल्य क्या था? स्वतुल्य संबंध को तत्समक संबंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे अगर a बराबर 1 2 3 दिया हो, ठीक है, तो हमें एक रिलेशन दे दे 1 1 2 2 और 3 3, तो ये संबंध जो है कैसा है? तत्समक संबंध है। कैसा है? तत्समक संबंध है। क्लियर? तो अगर एक और आर ले लेते हैं समझने के लिए, ये चीज, ठीक है, तो ये तत्समक संबंध नहीं है, जो मैंने नीचे लिखा ये तत्समक संबंध नहीं है, ये क्या है? स्वतुल्य। ये क्या है? स्वतुल्य है। तत्समक संबंध में केवल क्या होना चाहिए? खुद का रिलेशन खुद के साथ, ठीक है, खुद का रिलेशन किसके साथ? खुद के साथ। लेकिन यहां पे ये एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, एक्स्ट्रा आने की वजह से ये स्वतुल्य तो है लेकिन तत्समक नहीं है, और ये स्वतुल्य भी है और तत्समक भी है, दोनों है। तो आप कह सकते हो कि प्रत्येक तत्समक संबंध जो होता है वो स्वतुल्य होता है, लेकिन प्रत्येक स्वतुल्य संबंध तत्समक नहीं होता। क्लियर? ठीक, तो मैंने, हाँ, संक्रिया लगाने पर अपरिवर्तित रहे, यानी कि खुद से खुद का रिलेशन जितना है उतना ही रहे, तो कोई भी संक्रिया लगाओ कहां परिवर्तित होगा। क्लियर? तो ये चीज संबंध के रिलेशन, मैंने क्या कहा कि प्रत्येक तत्समक संबंध जो होता है क्या होता है? स्वतुल्य संबंध होता है, लेकिन स्वतुल्य जो है वो तत्समक हो ये जरूरी नहीं। तो तत्समक फलन के लिए क्या होता है कि खुद से खुद का रिलेशन। अगर हम कह रहे हैं कि f फ्रॉम a टू a है, ठीक, a टू a है, तो जो यहां पे fx हो वो x के बराबर हो जाए। fx किसके बराबर हो जाए? x के बराबर, यानी कि उसकी इमेज खुद वो स्वयं, ठीक है। तो a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, वह अवयव स्वयं हो,
स्वयं हो तो क्या कहलाता है? तत्समक फलन कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? तत्समक फलन कहलाता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं, हमने कहा कि एफ एक्स बराबर एक्स या इसी को वाई बराबर एक्स कह लो, तो आप यहां से अगर इसको ड्रॉ करते हो तो y बराबर एक्स लाइन ऐसे बनती है, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये y एक्सिस। ठीक है, तो आप 1 लोगे तो इधर भी 1 मिलेगा, 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से, -1 का -1 से, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो जो वैल्यू आप x की लोगे वही वैल्यू किसकी मिलेगी? y की। तो y बराबर x कैसा है? तत्समक फलन है। तो इसका जो डोमेन होगा, प्रांत होगा, वो भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। परिसर जो होगा वो भी क्या होगा? वो भी रियल नंबर होगा। और सह प्रांत जो होगा वो भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो तीनों में अगर ये है, ठीक है, बिलोंग करेगा, या इक्वल रियल नंबर आप कह सकते हो, कुछ भी कह लो। ठीक है, यहाँ इक्वलिटी भी आप लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन होगी तो उसको क्या कहेंगे? तत्समक फलन कहेंगे। आई बात समझ में? उसको हम क्या कहेंगे? तत्समक फलन कहेंगे। और जब तत्समक फलन कहेंगे तो यही कॉन्सेप्ट फिर लगेगा हमारा, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है एनसीईआरटी में, उसकी बात हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, नोट कर लो, कल वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग अगली एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं संयोजन से, उस पर आप लगाना, और उसके आगे हम फिर अगली क्लास में बात करेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है भाई? चलो एग्जाम्पल नंबर 15 देख लेते हैं, किधर है? सत्रह, 15 क्या है भाई? कहाँ गया, कहाँ गया? 14 ये है, और 15 मुझे दिख नहीं रहा है कि मिल नहीं रहा? ये चल, मान लीजिए कि एफ ये है, जी ये है, दो फलन इस प्रकार हैं कि ये तथा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? यही तो बताया, सेम क्वेश्चन, इसी तरह का तो क्वेश्चन बताया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या है आप बताओ? सेम इसी तरह का तो क्वेश्चन बताया है कि एफ इससे ये रिलेट कर रहा है, और फिर ये देखो जो ये दिया हुआ है सेम वही ये दिया हुआ है, और ये रिलेट कर रहा है इससे। तो समस्या क्या है? सारे मान दे रखे हैं, तो जी ऑफ एफ आपको फाइंड करना है, यानी कि हर एक के लिए यहां पे आप क्या करोगे? अगर आप जी ऑफ एफ ऑफ 2 की बात करते हो तो इसको लिखोगे क्या? जी ऑफ f2, और f2 की वैल्यू आपको दे रखी है। f2 की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, यहाँ पे दिया है ना 3 है, रख लो। फिर g3 की वैल्यू निकालो, g3 देखो कहाँ गया? g3 बराबर g4 बराबर 7, तो ये 7 आ गया। इस तरह करके सारे मान आप निकाल सकते हो। इसमें क्या समस्या है? कोई प्रॉब्लम है? लग जाएगा ना? बताओ, लग जाएगा कि नहीं? एग्जाम्पल नंबर 15 इसमें है क्या? 15 में मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्यों पूछा ये? सेम क्वेश्चन तो बताया था। आप नहीं थी अगर, ठीक है, तो आप पूरा वीडियो पीछे करो और फिर से देखो। मैं सेम चीज बोलूंगा, ऐसा भी नहीं होगा कि कुछ बदल जाएगा। क्लियर? ठीक है, अच्छा, सब बोल रहे थे इसलिए पूछ लिया। अरे सेम क्वेश्चन तो बताया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, सब लोग इसको लगा लेना। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।